स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का जीव विज्ञान कक्षा 11th की ऑनलाइन क्लास में। ये ऑनलाइन क्लास गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल पर प्रसारित है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे विषाणु, वायरस और लाइकेन के बारे में। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम जीव विज्ञान के लेसन नंबर 2 के कई टॉपिक पढ़ चुके हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। दूसरे लेसन के अंतर्गत हमने पढ़ा है जीवों का वर्गीकरण, जिसे जगतीय अवधारणा के संदर्भ में पढ़ा है, और सबसे सर्वमान्य वर्गीकरण प्रणाली जो हमने पढ़ी है वह है पंच जगतीय अवधारणा या वर्गीकरण प्रणाली। पंचजगतीय अवधारणा R.H. व्हिटेकर के द्वारा 1966 में दी गई थी। इस अवधारणा के अनुसार या इस वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार जीवों को कुल 5 जगतों में विभक्त किया गया है या वर्गीकृत किया गया है। पहला जगत मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई या कवक, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। इन पांचों जगतों के सामान्य लक्षण, इसके कुछ एग्जाम्पल हम इससे पूर्व की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जिन टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं वो है विषाणु, वायरस और लाइकेन के अतिरिक्त एक और टॉपिक रहेगा हमारे साथ में, परिवंश। हालांकि ये चारों टॉपिक पंचजगतीय अवधारणा के अनुसार या ये चारों जीव पंचजगतीय अवधारणा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, क्योंकि इन्होंने इन संरचनाओं को जीव नहीं माना है। अर्थात ये एक अकोशीय संरचना है जिनको जीव नहीं मानने के आधार पर इन चारों जीवों को पंचजगतीय अवधारणा के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो नहीं रखे वाले इन जीवों का भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है, इसीलिए हम इसको एक अलग टॉपिक के रूप में पढ़ रहे हैं। तो कौन कौन से हैं? विषाणु, वायरस, परिवहन और लाइकेन। आज हम इनकी सामान्य संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास में विषाणु होते क्या। आप कई बार मौसम परिवर्तन होने से जुकाम या फ्लू जैसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। इन बीमारियों का जो रोगजनक है वो क्या हो सकता है? वो विषाणु है। अब विषाणु की संरचना कैसी होगी, कैसे फैलता होगा? तो सामान्य तौर पर एक दूसरे के संपर्क में आने से विषाणु फैलता है। जैसे कि वर्तमान परिवेश के अंदर एक वायरस जनित रोग फैल रहा है जो संक्रामक बीमारी या महामारी बीमारी के रूप में जाना जाता है, कोरोना, कोविड-19 वायरस। तो कोरोना वायरस भी क्या है? वायरस है, नाम पीछे लगा हुआ वायरस है। तो इससे उत्पन्न होने वाला ये रोग भी कैसा होगा? एक फ्लू की तरह रोग हो गया। तो फ्लू और सामान्य जुकाम जिससे होता है उसका मुख्य उत्तरदायी जीव है वो क्या है? विषाणु है। विषाणु मूल रूप से एक अकोशीय जीव है। ये जीव सजीवों के भीतर, जो इसका मेजबान होता है, उसके भीतर रह करके उसी की उपापचयी क्रिया का उपयोग करते हुए अपने संतति संख्या को या कोशिका की संख्या को बढ़ाता है, और इसके साथ में ये अपने मेजबान कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। लेकिन जैसे ये विषाणु जैसी संरचना है सजीव शरीर से बाहर निकलती है, उस स्थिति में इसमें किसी भी प्रकार की वृद्धि या इसका मल्टीप्लेक्सन जैसी संरचना नहीं होती जो कि जीव में पाई जानी चाहिए। इसलिए इसको क्या नाम देते हैं कि ये निर्जीव की बात है, बाह्य वातावरण के अंदर कणिकीय संरचना के रूप में ये पाया जाता है। तो क्या आप बता सकते हो कि जब विषाणु सजीव शरीर के अंदर होता है तो अपनी वृद्धि करता है, लेकिन जैसे ही सजीव शरीर से बाहर आ गया तो ये वृद्धि नहीं करता है? नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये निर्जीव है। वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये सजीव है। तो क्या आप इस विषाणु को क्या कहेंगे? सजीव कहोगे या निर्जीव कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा कि विषाणु सजीव भी है और
निर्जीवी है, इसीलिए इसको सजीव तथा निर्जीव की मध्य की योजक कड़ी के नाम से जाना जाता है। कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर। अब विषाणु शब्द पढ़ा कैसे? तो मूल रूप से जब इसकी विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद एक होता है हिंदी में, तो विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, विष प्लस अणु, अर्थात ये जेली लाइक अणु है जिसकी प्रयोग से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। मूल रूप से विषाणु की खोज की संदर्भ में जब बात करते हैं तो खोज है वो सबसे पहले दिमित्री इवानोवस्की द्वारा 1822 में की गई थी। कैसे की गई थी? इन्होंने तंबाकू के पान पर लगने वाले रोग का अध्ययन किया। किसका रोग जनक क्या है? उस संदर्भ में बैक्टीरिया ज़्यादा प्रचलित था, रोग पादपों में, जंतुओं में बैक्टीरिया के द्वारा रोग फैलता था, विषाणु के द्वारा उस समय तक नहीं फैलता था। तो जब वो उस रोग का अध्ययन करा तब इनको ऐसा लगा था कि तंबाकू कौन सी पत्ती जो संक्रमित पत्ती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पर्ण के ऊपर इस प्रकार के स्पॉट बने हुए हैं, नाम भी क्या है इसका, टोबैको मोजेक वायरस, जो इसकी डिजीज फैलती है मोजेक होती है। जब इस संक्रमित भाग का रस बना करके उसको फिल्टर पेपर से साना गया, किससे? बैक्टीरियल फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर जिसके द्वारा किसी अशुद्धि को दूर करते हैं। बैक्टीरियल फिल्टर पेपर की विशेषता ये होगी कि जब इसको बैक्टीरियल फिल्टर पेपर साना जाता है तो बैक्टीरिया पीछे रह जाता है, बाकी लिक्विड होता है वो फिल्टर हो जाता है, इसको नाम देते हैं बैक्टीरियल फिल्टर पेपर। तो उससे भी ये फिल्टर हो जाता है, यानी उस विलियन से सेपरेट नहीं होता। तो सबसे पहले दिमित्री इवानोवस्की द्वारा 1822 में इस रोग जनक को वायरस नाम दिया था, विषाणु नाम दिया था। क्यों दिया था? कि संक्रमित पर्ण के रस को लेकर के जब इसको बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से सान करके फिर इसको दूसरे पादपों पर ट्रांसफ़र किया गया, छिड़का गया, तो उसके अंदर भी वो रोग हो गए, इसलिए नाम क्या दिया गया कि ये कणी की संरचना है वो जहरीले विषाणु है। इसके बाद में M.W. बेंजारिक ने उसी तरल पदार्थ को जो बैक्टीरियल फिल्टर से सान करके प्राप्त हुआ था, जिसके कारण रोग उत्पन्न होता था, उसको कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम नाम दिया था, अर्थात उसको नाम देते हैं संक्रामक जीवित तरल पदार्थ। तो यहाँ तक ये स्पष्ट हो गया कि वायरस शब्द जो नाम दिया वो दिमित्री इवानोवस्की द्वारा दिया गया था, जबकि इसको विषैले पदार्थ के रूप में परिभाषित करने का कार्य किसके द्वारा हुआ? M.W. बेंजारी के द्वारा। इसके बाद में M.W. स्टालिन ने ये देखा कि इन वायरस का क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, ये रवेदार संरचना में परिवर्तित हो जाती है, और जो रवेदार संरचना में परिवर्तित हो रही है वो मूल रूप से कौन सी प्रकृति की है? प्रोटीनीय प्रकृति की। तो वायरस की प्रोटीनीय प्रकृति तक और इसका क्रिस्टलीकरण अथवा रवेदार संरचना के रूप में परिवर्तित करने का कार्य स्टालिन के द्वारा किया गया था। मूल रूप से विषाणु सजीव कोशिका के बाहर निष्क्रिय रूप से रहती है, लेकिन सजीव कोशिका के अंदर सक्रिय होती है। ये एक विशेष प्रकार के अविकल्पी परजीवी के रूप में कार्य करते हैं। अविकल्पी परजीवी का मतलब हुआ जैसे तंबाकू की पर्ण को संक्रमित करने वाला वायरस कभी भी दूसरे अन्य पादप की पर्ण को संक्रमित नहीं करता। TMV तंबाकू मोजेक वायरस के सामने कोई विकल्प नहीं है कि वो दूसरे पादप को संक्रमित करे, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं? अविकल्पी परजीवी। सामान्यतः पादपों को संक्रमित करने वाले वायरस जंतुओं को संक्रमित नहीं करते और जंतुओं को संक्रमित करने वाले को पादपों को संक्रमित नहीं करते। तो ये इनके पास में कोई विकल्प नहीं है, इनका एक परजीवी फिक्स होता है। वायरस अथवा विषाणु की संरचना कैसी होती है? तो कुल संरचना के आधार पर और संक्रमण के आधार पर विषाणु 3 प्रकार के होते हैं: पादप वायरस, जंतु वायरस और तीसरे होते हैं जीवाणु भोजी। पादप वायरस सामान्य तौर पर पादपों को ही संक्रमित करते हैं, जंतु वायरस जंतु कोशिका को संक्रमित करेंगे, जीवाणु भोजी जीवाणु को संक्रमित करते हैं। जीवाणु का भक्षण करने वाले विषाणु का नाम क्या है? जीवाणु भोजी। अब इन सभी प्रकार के विषाणु की संरचना के तौर पर मूल रूप से एक प्रोटीन से निर्मित आवरण होता है।
किससे निर्मित होता है आवरण? प्रोटीन से निर्मित। इस आवरण को जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक जीवाणुभोजी विषाणु का डायग्राम है, जबकि ये तंबाकू मोजेक विषाणु है। तो इसमें सबसे बाह्य भाग में क्या पाया गया? एक आवरण पाया जाता है और इसी आवरण को क्या नाम देते हैं? कैप्सिड नाम देते हैं। अब इस कैप्सिड के बाहर की ओर प्रोटीन की कोई ऊर्ध्वाधर संरचना विकसित होती है, जो उबानुमा संरचना विकसित होती है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर ये लेपनुमा संरचना दिखाई दे रही है, किसमें? टीएमबी में। इन संरचनाओं को नाम देते हैं कैप्सोमियर। तो पहला क्या हुआ? आवरण, और आवरण पर कभी कभी उबानुमा संरचना इस प्रकार विकसित हो जाती है, पर्णनुमा संरचना हो जाती है, उसको नाम क्या देंगे? कैप्सोमियर कहते हैं। अब इस कैप्सोमियर के आंतरिक भाग में क्या पाया जाएगा? न्यूक्लिक अम्ल पाया जाएगा। तो मूल रूप से वायरस में है क्या? प्रोटीनीय आवरण, और दूसरा है न्यूक्लिक अम्ल। तो केंद्रीय भाग में ये पाया गया न्यूक्लिक अम्ल। अब इस न्यूक्लिक अम्ल के चारों तरफ एक प्रोटीन की पतली सी परत होती है, उसको नाम देते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्रोटीन। अब न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन सा प्रकार का होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि एक तो होता है आरएनए और दूसरा होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए और आरएनए की संरचना भी दो प्रकार की होती है। एक तो होता है एकल रज्जुक और दूसरा होता है द्विरज्जुक। जैसा आपने कोई डीएनए पढ़ा होगा, तो ये इस प्रकार की डीएनए की संरचना बनाई थी कि नहीं बनाई थी पहले छोटी क्लास में? तो इसमें कितनी रज्जु होगी? दो रज्जु होगी, एक रज्जु ये और दो रज्जु ये। तो उसको नाम देंगे द्विरज्जु की संरचना। और यदि केवल एक ही संरचना से बना हुआ एक ही रज्जु है तो उसको नाम देते हैं एकल रज्जु। आरएनए भी एकल रज्जु की और द्विरज्जु की होता है, डीएनए भी एकल रज्जु की और द्विरज्जु की होता है। सामान्यतः डीएनए होता है वो द्विरज्जु की होता है, आरएनए कैसा होता है? एकल रज्जु की। अब आरएनए यदि द्विरज्जु की पाया जाता है तो विशिष्ट हुआ, और डीएनए यदि एकल रज्जु की पाया जाता है तो वो विशिष्ट होता है। तो वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है वो आरएनए अथवा डीएनए पाया जाता है। जितने भी प्रकार के पादप वायरस है उसमें न्यूक्लिक अम्ल क्या पाया जाएगा? आरएनए अथवा एकल रज्जु की आरएनए। लेकिन जितने भी जीवाणुभोजी होते हैं या जंतु वायरस होते हैं उसमें सामान्य तो कौन सा प्रकार पाया जाता है? दोहरे रज्जु की डीएनए, जो सामान्य इसकी प्रकृति के अनुसार होता है। तो ये केंद्रीय भाग में जो स्पाइरल फॉर्म में दिखाई देता है, यहाँ से ये कुंडली संरचना के रूप में बाहर निकला होता है, इसको नाम देते हैं न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल जीवाणुभोजी के अंतर्गत जो वायरस होता है वो ऊपरी भाग सिर और आधारी भाग ग्रीवा और पूंछ में विभक्त होते हैं, जबकि टीएमबी में इस प्रकार की विशेषता नहीं पाई जाती। ग्रीवा क्षेत्र पूंछ भी प्रोटीन युक्त क्षेत्र से निर्मित होता है और ये पूंछ किसी जीवाणु से जुड़ने के लिए सहायता करता है। कुल मिलाकर के यदि वायरस है तो वो सामान्य कितनी प्रकार की संरचना से निर्मित बना होगा? न्यूक्लिक अम्ल होगा। न्यूक्लिक अम्ल के चारों तरफ एक प्रोटीन परत पाई जाएगी जो न्यूक्लियोप्रोटीन कहलाएगी, और उसके चारों तरफ एक प्रोटीन का बड़ा सा मोटा आवरण होगा, उसको नाम देते हैं प्रोटीनीय आवरण। वो कितने भागों से मिलकर बना होगा? दो। एक तो कैप्सिड जो सामान्य परत, और इसके ऊपर उबानुमा संरचना पाई जाती है, उसको नाम देते हैं कैप्सोमियर। कैप्सोमियर की संख्या विषाणु की जाति विशेष के अनुसार अलग अलग प्रकार की होती है। अब इस पूरे वायरस में कौन सा भाग ऐसा है जो रोगजनक होता है, संक्रामक होता है? तो संक्रामक रोग होने के लिए एक तो है इसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल, और दूसरा है इसके चारों तरफ पाई जाने वाली, किसके चारों तरफ? न्यूक्लिक अम्ल के चारों तरफ पाई जाने वाली न्यूक्लियो प्रोटीन। ये दो ऐसे घटक हैं जो वायरस में रोग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। वायरस की सामान्य संरचना पढ़ने के बाद में हम अब देखते हैं कि क्या ये रोग फैलाता है। तो 100% इसका आंसर होता है कि ये रोगजनक होता है। कौन कौन से रोग? जैसे विभिन्न प्रकार के फ्लू वायरस द्वारा जनित होता है, एड्स HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के द्वारा जनित होता है, चिकन पॉक्स जो छोटी छोटी माताएं निकलती है, चिकन पॉक्स रोग होता है। इसके अतिरिक्त हर्पीज रोग, कोरोना अभी जो चल रहा है वो भी किससे फैल रहा है? कोरोना वायरस से फैल रहा है। तो ये कुछ ऐसे रोग हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे रोग होते हैं जो वायरस जनित है, लेकिन कुछ रोगों के एग्जाम्पल है जो कि
जंतुओं में और मानव में फैलता है। पादप के अंतर्गत भी वो सामान्य रूप से रोग फैलाने का कार्य करता है, सामान्य रूप से। और कैसे करेगा? जैसे तंबाकू के अंदर फैलता है तो छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। शिराएँ हैं, शिराएँ कौन से भाग की शिरा होंगी? ये शिरा है। शिराएँ विकृत हो जाती हैं, इस पत्तियों के अग्रभाग की या किनारे के भाग की ओर मुड़ जाते हैं, या इसके छोटे छोटे फपोले बन जाते हैं। इत्यादि प्रकार के रोग पादपों में फैलते हैं। प्रश्न इससे ये आता है कि विषाणु द्वारा जनित किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखो, अथवा 2 पादप रोगों के नाम लिखो। या प्रश्न ये भी बन सकता है कि विषाणु का वो कौन सा भाग होता है जिसके द्वारा संक्रमण फैलता है। वायरस के बाद में दूसरी संरचनाएं जो पंचजगतीय अवधारणा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, वो हैं वायरॉइड्स। वायरॉइड्स मूल रूप से वायरस के समान रोग उत्पन्न करता है, लेकिन वायरस नहीं मानी जाती। इस संरचना की खोज 1971 में टीओ डाइनर के द्वारा दी गई थी। और उन्होंने पाया कि कुछ रोग ऐसे हैं जिनकी संरचना वायरस के समान नहीं है, अर्थात उसके वायरस के समान आरएनए नहीं पाया जाता है, वायरस के समान प्रोटीन नहीं पाया जाता। लेकिन जो संक्रमण जिससे फैल रहा है, वो संक्रमण किससे फैल रहा है? उसके आरएनए के द्वारा। लेकिन इस आरएनए की संरचना वायरस के आरएनए की जैसी नहीं थी। इसका आणविक भार वायरस के आणविक भार से, आरएनए के आणविक भार से कम होता है, अर्थात छोटा आरएनए होता है जो संक्रामक आरएनए होता है, जो संक्रमण फैलने की कैपेसिटी रखता है। डाइनर ने उसी आरएनए को नाम दिया था वायरस, अर्थात ये वायरस नग्न वायरस है जिसमें प्रोटीन खोल नहीं पाए जाते हैं। तो प्रोटीन आवरण इसमें अनुपस्थित होता है, तो संक्रमणशील क्या हुआ? आरएनए हुआ। जबकि वायरस में संक्रमणशील क्या होता था? इसका प्रोटीन आवरण, जिसको न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं, और दूसरा इसका आनुवंशिक पदार्थ। इस संरचना द्वारा फैलने वाला रोग है पोटैटो, किसमें फैलता है? आलू में। और रोग का नाम क्या है? स्पाइंडल ट्यूबर रोग, जो कि सामान्य तौर पर आलू के अंतर्गत फैलता है। वायरस के अलावा एक और संरचना, वायरस में संक्रामक आरएनए था, जबकि कुछ रोग ऐसे थे जिनमें प्रोटीन संक्रामक कारक के रूप में कार्य करती है। ऐसे रोगों में देखा गया कि सामान्य तौर पर तंत्रिका प्रेषक रोग होते हैं, वो मूल रूप से कुंडलित या फोल्ड प्रोटीन के द्वारा संपन्न होती है। उस फोल्ड प्रोटीन को क्या नाम दिया गया था? प्रियॉन। इस प्रियॉन अथवा प्रोसैंक द्वारा फैलने वाले रोगों का नाम है बोवाइन एंजियोस्पर्म एन्सेफेलोपैथी। एक सामान्य रोग है जो किसके द्वारा फैलता है? प्रोटीन के द्वारा फैलता है। इसके अतिरिक्त प्रियॉन द्वारा मवेशियों में मेड का रोग सामान्य रूप से फैलता है, और मनुष्य के अंदर सीआर जैकब रोग सामान्य रूप से फैलता है। तो इस प्रकार से कुल 3 संरचना हमने पढ़ी है, वायरस, दूसरा वायरस, और तीसरा प्रियॉन। प्रियॉन में संक्रामक कारक क्या है? प्रोटीन। वायरस में संक्रामक कारक क्या है? उसकी आरएनए, लेकिन वो आरएनए वायरस के आरएनए की तुलना में छोटा होता है। और वायरस में संक्रामक कारक क्या है? उसका आनुवंशिक पदार्थ और न्यूक्लियोप्रोटीन। नेक्स्ट जीव जिसे आर.एच. व्हिटेकर द्वारा पंचजगतीय अवधारणा में इनको स्थान नहीं दिया गया, वो है लाइकेन। लाइकेन कोई अपने आप में पादप नहीं है, बल्कि एक सहजीवी पादप कहलाते हैं, जिसमें 2 प्रकार के पादप घनिष्ठ संबंध बनाते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और वो पादप कौन से? एक तो है शैवाल और दूसरा है कवक। इससे पहले लाइकेन के बारे में कहाँ जिक्र हुआ था? जब हमने मोनेरा में पढ़ा था। और मोनेरा में कौन सा? साइनोफाइट्स बैक्टीरिया पढ़ा था। उसमें ये जिक्र हुआ था कि साइनोफाइट्स बैक्टीरिया, जिसको शैवाल भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, कवक के साथ में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? लाइकेन का निर्माण करते हैं।
अब सहजीवी पादप के रूप में पाए जाने वाले इस शैवाल में शैवालीय भाग को शैवलांश कहते हैं, जबकि कवक के भाग को कवकांश के नाम से जाना जाता है। किसको? कवकांश। अब इन दोनों का संबंध इतना घनिष्ठ होता है, इतने आपस में जुड़े होते हैं कि हम इसको अलग अलग नहीं पहचान सकते। लेकिन शैवाल को अलग कर देते हैं तो लाइकेन खत्म हो जाता है, पीछे क्या रहेगा? कवक। और कवक को अलग कर देते हैं तो पीछे क्या रहेगा? शैवाल, अर्थात लाइकेन खत्म हो जाता है। अब ये आपस में कार्य क्या करते हैं? सहजीवी क्यों है? क्योंकि शैवाल भोजन निर्माण का कार्य करता है, जबकि कवक उस शैवाल को जल और खनिज लवणों का अवशोषण करके उसको प्रदान करते हैं। तो ये शैवाल जल के लिए किसके ऊपर निर्भर है? कवक के ऊपर। और कवक भोजन के लिए किसके ऊपर निर्भर है? शैवाल के ऊपर। तो दोनों में से किसी एक घटक को हटा देते हैं तो क्या दूसरे का अस्तित्व बना रह सकता है? नहीं। दोनों का जीवन यापन करने के लिए एक दूसरे की आवश्यकता होती है, इसीलिए उसको क्या नाम दिया गया? सहजीवी। अब इन कवकों का महत्व क्या है? तो बहुत सारे महत्व होते हैं, लेकिन छोटे से महत्व के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सामान्य तौर पर कवक या लाइकेन उस क्षेत्र में विकसित नहीं होते जिस जगह पर प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पहले लाइकेन थे इस जगह पर, लेकिन अब धीरे धीरे लाइकेन खत्म होने जा रहे हैं। तो हम इंडिकेटर मान सकते हैं उस लाइकेन के द्वारा कि ये वातावरण धीरे धीरे प्रदूषित हुआ है अथवा प्रदूषित हो रहा है। एक वर्ष में जब नमी की मात्रा ज़्यादा होती है तो लाइकेन विकसित होता है और दूसरे साल नमी की मात्रा उतनी, लेकिन लाइकेन विकसित नहीं हुए तो हम उसके सहायता से मान सकते हैं कि वो वातावरण धीरे धीरे प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण के बारे में ये जानकारी प्रदान करने के कारण इनको जैव सूचक के रूप में माना जाता है, बायो इंडिकेटर है। दूसरा, लाइकेन निर्जन स्थान पर जहाँ पे कभी पेड़ पौधे हुए ही नहीं थे, होते ही नहीं है, जहाँ पे उनके लिए अनुकूलित वातावरण है ही नहीं, जैसे पथरीली एरिया है या तो ऐसे स्थान पर लाइकेन सबसे पहले आते हैं और वो आकर के उगते हैं, वातावरण को पौधों के लिए अनुकूलित बनाते हैं। तो ये जो निर्जन स्थान था धीरे धीरे पौधों के लिए अनुकूलित हुआ, बड़े बड़े पौधे उगना प्रारंभ हुए। तो पहले छोटे उगेंगे, फिर बड़े उगेंगे, फिर बड़े होते रहेंगे, तो एक सघन वन का निर्माण हो जाता है। ये वनस्पति भाषा में इस क्रिया को अनुक्रमण कहते हैं। तो अनुक्रमण में सबसे पहले कौन आया था? लाइकेन। इसीलिए इन पादपों को पुरोगामी पादप के रूप में माना जाता है, पुरोगामी पादप। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था लाइकेन का। इस तरह से आज के इस लेक्चर्स के अंदर हमने क्या पढ़ा? विषाणु क्या होते हैं, क्या रोग उत्पन्न करते हैं, वायरस क्या होते हैं, परिवंश क्या होते हैं और लाइकेन क्या होते हैं। इसके साथ में ही आपके कक्षा 11 के जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आप विभिन्न वीडियोज को जो पहले से लगाकर एंड तक था उसको एक बार वापस जरूर देखें, तो आपकी रिवीजन होगा, रिवाइज होगा, तब जाकर के हमारी याददाश्त थोड़ी सी बढ़ेगी। आपको अब क्या करना है? इस पाठ के समाप्त होने पर आपको नोट्स बनाने। क्या बनाने? अपनी एक फेड कॉपी बनाइए और फेड कॉपी के अंदर आप नोट्स बनाते जाइए। इसके अतिरिक्त मैं आपको कुछ प्रश्न व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर पीडीएफ फाइल के रूप में आपको सेंड करूँगा। आपको वो नोट्स बनाने के बाद में उसी कॉपी में उन प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। थैंक यू।